आयोजित हुई, आप लोगों ने कई लोगों से मीटिंग की, आईएमए से भी, क्या मामला रहा है और किन मुद्दों पर ये की गई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एज अ पुलिस पर्सनल इस बात से हम लोग भी व्यथित हैं कि लोगों को बहुत रिस्पाइट नहीं मिल पा रहा है और कुछ अफवाहों के कारण, कुछ अव्यवस्थाओं के कारण, कुछ हमारी अपनी कमियों के कारण लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हम उनको वो सुविधाएं या वो सूचनाएं समय से उपलब्ध सही जगह पे नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा, हम लोगों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें आगरा पुलिस या रेंज पुलिस की तरफ से हम लोग आगे आए हैं और आज बहुत से समाजसेवी संगठनों से और ऐसे जो दानदाता पहले कोविड के प्रथम लहर में रहे हैं, जो लोगों को फूड बांटते थे या किसी तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं करते थे चीज़ों की, उनको भी बुलाया था कि उनसे समझ सकें कि किस तरह से वो आगे आना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट से बहुत से लोगों को बुलाया था कि वो अपने यहाँ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे मरीजों को राहत हो, उनके तीमारदारों को राहत महसूस हो। अभी ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट सब पैनिक स्टेज में है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे और इसके कारण पैनिक ज़्यादा हो रहा है। होम आइसोलेशन में भी लोग प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। कभी कोई अपने मन से ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहा है, कोई उसकी क्वांटिटी तय नहीं कर रहा है कितनी लेनी है, कोई स्टोरेज करके रखता चला जा रहा है रिज़र्व में अपने रिलेटिव्स के लिए। दुकानों में हो सकता है इसी तरह से दवाओं की कालाबाजारी ना हो, होर्डिंग्स ना हो। ये सब चीज़ें लोगों को बताई गई, हॉस्पिटल्स को बताई गई और इनको ये कहा कि आप एक अपनी एक्चुअल डिमांड रेज करिए कि किसी भी 2 दिन का सैंपल ले लीजिए, उस दिन आपके कितने मरीज किस किस तरह के भर्ती थे, कितने सिंपल थे, कितने HNFC पे थे, कितने लोग उनके आइसोलेशन पे थे, कितने वेंटिलेटर्स पे थे, कितने लोग कैनुला पे थे। अलग अलग चीज़ों को वो बना लें और उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी उस दिन की और हमारी उस दिन की सप्लाई कितनी थी। हम अगर इन दोनों को मैच करें और डिमांड सप्लाई के बीच का जो गैप है, अगर हमें सप्लाई बढ़ानी है तो हम सप्लाई की बात करें। यदि हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है तो फिर हॉस्पिटल और कहीं ना कहीं पिलफरेज हो रहा है वो देखने की कोशिश करें। होम आइसोलेशन में लोग बिना गाइडेंस के ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं उसको समझें। कहीं ना कहीं ये पाएंगे हम कि शायद हमारी सप्लाई अब ठीक हो गई है पिछले कुछ दिनों में। तो अब ये इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, इतने क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तो उसको समझने के लिए भी इनकी मीटिंग्स बुलाई थी। दूसरा, रेमडेसिविर के क्या कितने स्टॉक हैं, कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा, कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, वो भी देखना था। सप्लाई अभी बताया गया मुझे कि बहुत अच्छी हो गई है, पिछले दिनों में लगातार 100, 145, 150 ऑक्सीजन उसके रेमडेसिविर इंजेक्शंस आने शुरू हो गए हैं। उस पर भी ये तय हुआ डॉक्टर से कि आपकी जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके कुछ इन्होंने पैरामीटर्स बताए हैं जो मुझे और अभी समझने पड़ेंगे कि 5 से 7 दिन में जब स्थिति पेशेंट की क्रिटिकल होती है तभी रेमडेसिविर देने का फ़ायदा है। ये सब IMA का ही कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। तो ये नहीं कि आप किसी भी समय रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब करें, लगाएं, उससे उसकी किल्लत शुरू हो जाती है। दूसरा, एक पेशेंट को 6 डोज ज़रूरी होती हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उसको 6 डोज मिले तो पूरी मिले। ये नहीं होगा कि स्कैटर करके बांट दी और सबको 3-3 डोज दे दी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। या जिस पर्टिकुलर समय अवधि में लगना है, 4 दिन में, 5 दिन में लगना, उतने अवधि में ही मिले, उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। उस पर मैं कमिश्नर साहब से, DM साहब से बात भी करूँगा, IMA से बात करूँगा, CMO से बात करूँगा। आज एक समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों की मीटिंग थी। दूसरा, पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशंस मिले हॉस्पिटल से, उनके पेशेंट्स के रिलेटिव ICU में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स कई जगह अलाउ नहीं है, उनको अपने पेशेंट्स की स्थिति नहीं पता लग रही। फिर बाद में ये एलिगेशन लगता है कि सब पेशेंट की डेथ पहले हो गई थी, छिपा के रखा था, बता नहीं रहे थे, ऐसे कई तरह के एलिगेशंस आते हैं। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन ये बताया कि सब लोग अपने यहाँ एक वीडियो वॉल लगा लें, एक डॉक्टर्स को अथराइज़ कर दें, सारे सुबह जब वो राउंड लेता है, शाम को राउंड लेता है, हर पेशेंट्स की स्थिति नोट कर लें और आके उस पर जो पब्लिक लॉबी में, जहाँ पे पब्लिक बैठती है, वहाँ पर वो लॉबी में अनाउंसमेंट करे कि 100 एंड 100 पेशेंट्स, उसकी ये पैरामीटर्स हैं, स्थिति इंप्रूव हो रही है या डिटोरिएट हो रही है, जीवित है, इस तरह से इंप्रूव कर रहा है, ये दवाइयाँ दी जा रही हैं, पेशेंट नंबर 2, पेशेंट नंबर 3। तो उनके घर वालों को बड़ा एक सुकून मिलेगा कि हाँ, देखा भी जा रहा है, वर्किंग भी है, इम्प्रूव भी कर रहा है। मान लीजिए डिटोरिएट कर रहा है, उसको कहीं और शिफ्ट करना है, तो वो डिसीजन भी लेने की स्थिति में होगा। ऐसे भी बहुत सारे सिंपल सॉल्यूशंस पे भी बात की गई। डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट की गई, IMA से भी रिक्वेस्ट की गई कि रेट्स भी थोड़े कम रखें, एग्जॉर्बिटेंट ना रखें। एम्बुलेंस सर्विसेज पे बात की गई कि कैसे हम उसको और अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। शव वाहनों पे बात की गई कि कैसे उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। कुछ स्वयंसेवी संस्थान भी सामने आए हैं जो शव वाहन का खर्चा देने के लिए तैयार हैं।
इस तरह के लोगों को जोड़ के एक ग्रुप बनाया जाएगा। जो ज़्यादा रेट लग रहा है किसी को, जो ज़रूरत से ज़्यादा, उसको रेट कम कराया जाएगा। जहाँ रेट एक लिमिट के बाद कोई पे करने की स्थिति में नहीं है, वहाँ ऐसी संस्थाओं से मदद ली जाएगी। कुल मिला के किस तरह से आगरा पुलिस के इनिशिएटिव पर हम लोगों की मदद समाज सेवी संस्थाओं से कर सकते हैं, दवा एसोसिएशन के माध्यम से कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के माध्यम से कर सकते हैं, उसकी एक ईमानदार और ट्रांसपेरेंट कोशिश की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। सर, जैसा कि आगरा की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में अब बैट्स निकल कर आए हैं। डीएम साहब ने जब कल शक्ति दिखाई थी तो उसकी बड़ी संख्या